नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। और कृपया जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। फिर हम आज बात को पुनः आगे बढ़ाएंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से है वो मूल निवासियों का विस्थापन है वो हुआ। प्रथम पार्ट में हमने मोटी मोटी चीज़ को देखी थी कि साहब मूल निवासी वे लोग जो सदियों से ही अपने निश्चित स्थान पर है वो रह रहे, निश्चित जगह है वहाँ पर रह, मूल निवास है। जैसे हमने कहा कि हम अपने गाँव में कई पीढ़ियों से जुड़े तो हम मूल निवासी हो गए वहाँ के। उस तरह से यहाँ पर जो मूल निवासियों की बात जो हो रही थी उसमें बेसिक रूप से हो रही थी अमेरिका की। कहाँ पर हो रही थी? उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी और मध्य, इन तीन हो रही थी अमेरिका की। दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। फिर यहां पर जो एक तरह से यूरोपीय व्यापारी आए, कौन आए? यूरोपीय व्यापारी, यानी यूरोप जो महाद्वीप है वहां के व्यापारी आए, या फिर यहाँ की जो उपनिवेशकारी प्रवृत्तियां आई, यहाँ के जो शासक थे उन्होंने है वो अलग अलग लोगों को भेजा कि आप जाओ और इन देशों में है वो अपना एक तरह से है वो अधिकार करो, कब्जा करो। तो यहाँ एक बड़ी है वो लूट की काम है वो तैयार होता है। और जो यहाँ के निवासी थे, मूल निवासी, यहाँ पर जो लंबे समय तक रह रहे थे उन लोगों को यहाँ से है वो विस्थापित किया, यहाँ से हटाया गया और इन्होंने है वो एक तरह से इन क्षेत्रों के ऊपर है वो कब्जा किया। यहाँ के लोगों को यहाँ से है वो एक जगह से स्थानांतरित है वो कर दिया। तो उसमें हमने अलग अलग रूप से बात की थी किस तरह से ये आए और इन्होंने सभ्यता और असभ्यता का एक बड़ा गैप क्रिएट किया कि वास्तव में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशियाई देशों के जो लोग हैं वे असभ्य हैं, वे गंवार हैं। सभ्य हैं तो केवल यूरोप के लोग हैं और हम भी सभ्यता का इन लोगों को पाठ पढ़ेंगे। तो ये एक स्थिति है वो निकल कर आई। आगे है वो बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे और अपनी जमीन पर है वो किस तरह से इनको बेदखल किया गया, अपनी जमीन से इन लोगों को वहां से हटाया गया और खुद है वहां पर यूरोपीय लोग अपनी कॉलोनी बनाई, अपने उपनिवेश स्थापित किए, उस पर बात करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार यानी खुद के अधिकार, स्वत्व धन अधिकार यानी किसके? इस चिरोकी कबीले के अपने कुछ अधिकार हैं। वे अधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है और वे कुछ मामलों में है वो संप्रभुता संपन्न है। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई। जो कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मुख्य न्यायाधीश हुए जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल का जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, जॉन मार्शल ने डिसीजन दिया और कहा कि जो चिरोकी कबीला है, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कबीला है, एक जनजातीय समूह है जिसका नाम है चिरोकी, और कहा कि इस चिरोकी कबीले के अंतर्गत है वो जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस कबीले के लोग है वो एक तरह से उनके अधिकार है और वे संप्रभु संपन्न है। ये पूरी तरह से आजाद कबीला है। संप्रभुता का मतलब किसी के ऊपर आंतरिक और बाहरी रूप से कोई एक तरह से कोई दबाव नहीं, स्वतंत्र रूप से काम करें, उनको संप्रभु है वो कहा जाता है। इसलिए कहा कि इनके ऊपर जॉर्जिया का कोई कानून है वो लागू नहीं होता है। कुछ मामलों में वे संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि है वो आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, ने इंडियंस का मामला आने पर वो बिल्कुल है वो उलट गई और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से भी इनकार कर दिया कि चिरोकियों को है वो अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी जो मरुभूमि है, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर है, वो खदेड़ने के लिए अमेरिका की फौज तक भी भेज दी गई। और जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह ट्रेल ऑफ टीयर के सफर में मरकर खप गए। ये एक बड़ी विध्वंस स्थिति है वो यहाँ पर आई कि साहब संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थिति को है वो देखा जाए। अब तो अमेरिका आज़ाद भी है,
अब अमेरिका के ऊपर कोई दबाव भी नहीं है, कोई उपनिवेश भी नहीं। तो स्वतंत्र अमेरिका में एक बड़ी समस्या क्रिएट हुई, और वो उस समय हुई कि जॉन मार्शल ने एक डिसीजन दिया था कि ये जो चिरोकी कबीला है उसके अपने अधिकार है और उसके ऊपर किसी का है वो हक नहीं है, और जॉर्जिया के कानून यहाँ पर लागू नहीं होते। तो राष्ट्रपति का नाम दिया गया है एंड्रयू जैक्सन, जिनकी एक छवि आर्थिक और राजनीतिक सुधार वाले, पक्षपात वाले व्यक्ति थी, कि दूसरे बड़े कबीलों की वे हैं या जो संपन्न लोग हैं उनका पक्ष लेते थे, जबकि जो ये एक तरह से गरीब तबके के लोग हैं उनकी तरफ उनका कोई रुझान नहीं था। इसलिए इन 15,000 से अधिक जो चिरोवाकी कबीले के लोग हैं इनको एक तरह से जो डेजर्ट की तरफ है, मरुस्थल की तरफ है, वो खदेड़ दिया गया और उसके लिए सेना भी भेजी। तो उसमें कहा गया है कि 15,000 लोग हैं वो आंसुओं की राह में है, वो एक तरह से मर गए, यानी रास्ते में ये वे लोग मर गए। तो एक ये महत्वपूर्ण स्थिति आई, किस तरह से वहाँ जो मूल निवासी रह रहे थे, लंबे समय तक जो जनजातीय कबीले के लोग रहे थे, उनको अपने जगह से है वो एक स्थापित करके मरुस्थल में भगाने का काम किया, जिसके कारण असंख्य लोगों का है वो नरसंहार हुआ, असंख्य लोग हैं वो मारे गए। तो एक ये स्थिति आई कि साहब मूल निवासियों को खदेड़ने का काम है वो बाद में भी हुआ और उपनिवेश के दौर में भी हुआ। उपनिवेश तो वहाँ ब्रिटेन का था, उस दौर में तो खूब हुआ, लेकिन जब अमेरिका आज़ाद भी हो गया तो भी एक तरह से मूल निवासियों के ऊपर है वो उन्होंने कहर बरपाने का काम किया। आज भी हम देखते हैं, अक्सर समाचार पत्रों को उठाकर आप देखना, समाचार अखबारों को पढ़ोगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि अभी भी है वो अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का बड़ा खेल है, और अश्वेत लोगों के ऊपर अभी भी लोग गोलीबारी कर देते, उनको अपने स्कूलों में नहीं, उनके बच्चों को नहीं पढ़ने देते हैं। श्वेत जो लोग हैं अमेरिका में बेसिक 2 नस्ल के लोग, बेसिक ऐसे देखा जाए तो 3 है, भारतीय गेहूं वर्ण के लोग भी हैं। एक तो श्वेत है, सफ़ेद चमड़ी वाले, दूसरे ब्लैक गेहूं जो काले वर्ण वाले हैं वो लोग, और तीसरे गेहूं। तो जो अश्वेत लोग हैं वे ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी अफ्रीका से बसाए गए लोग थे। अब उनके साथ आज भी है वो भेदभाव हो रहा है, और मूल निवासी वहाँ के थे वो भी एक तरह से जो ब्लैक वर्ण के हैं लोग हैं, तो उनको आज भी है वो उपेक्षा का, हिंसा का शिकार वे लोग रहते हैं। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, यानी गोल्ड रश मतलब सोने की खोज की है वो बात की गई है, किस तरह से है वो सोने की जो खोज के बाद में है वो इंडस्ट्री में एक बड़ा परिवर्तन आया, उसको हम देखते हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे है वो क्या है भाई, सोना है। और 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ है वो चिन्ह हमें मिले, और इसने है वो गोल्ड रश को जन्म दिया। और ये उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर है वो संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। तो कहा गया कि ये उम्मीद की गई कि सब उत्तरी अमेरिका में जो जमीन के नीचे सोना है और उस सोने की प्राप्ति की ललक में असंख्य लोग हैं वो उस तरफ आतुर हुए कि हमें है वो सोना मिले, और उस सोने की प्राप्ति के आतुर में इंडस्ट्री का भी है वो आगे जाकर विकास होता है। तो हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग हैं वो रातों रात भाग गए कि हम अपने तकदीर को संवारेंगे, सोना है वो जमीन से निकलेगा तो हमें है वो क्या पूंजी की प्राप्ति होगी, पैसे की धन प्राप्त होगा तो पैसे होगा। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवों के लाइनों का निर्माण हुआ, और जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की भी है वो नियुक्ति की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम 1870 में है वो पूरा हुआ, और कनाडा की रेलवे लाइन है वो 1885 में जाकर के हैं वो पूरी हुई। तो अब सोने को है वो प्राप्त करने की तकदीर में असंख्य लोग वहाँ पर गए, और सरकारों ने भी है वो बढ़ावा दिया, सोना है वो निकलेगा, उसके लिए खदानों की है वो खुदाई का काम होगा, तो रेलवे का है वो विकास किया जाए ताकि माल है वो लिया जाए। तो एक तरह से रेलवे का जाल है वो बिछाने का काम प्रारंभ हुआ, और 1870 में जाकर के अमेरिका में रेलवे लाइन निर्माण का काम पूरा होता है, जबकि कनाडा में 1885 में जाकर के रेलवे लाइन बिछाने का काम हुआ। एंड्रू कार्नेगी ने, जो कि स्कॉटलैंड से आया, वह एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य के पहले करोड़पति उद्योगपति स्वामियों में से एक था। उसने कहा था कि पुराने राष्ट्र घोंघों की चाल से हैं वो सरकते हैं, और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। अब साहब एंड्रयू कार्नेगी की बात हुई, स्कॉटलैंड से आया हुआ व्यक्ति, एक गरीब आदमी था,
लेकिन आगे जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बड़ा करोड़पति व्यक्ति हुआ, तो उसने कहा कि जो पुराने राष्ट्र हैं, जो पुराने देश है, वो घोंगे की चाल से चल रहे हैं, यानी धीमी गति से चल रहे। घोंगा एक तरह का जीव है जो क्या कर रहा है, धीरे चल रहा है। तो पुराने राष्ट्र हैं वो धीरे चल रहे हैं, जबकि जो नया गणराज्य है वो क्या कर रहा है, नया गणराज्य है वो एक्सप्रेस दौड़ रहा है। नए गणराज्य की स्पीड है वो तेज है। क्यों? क्योंकि रेलवे जैसी लाइनें हैं वो बिछी, इंडस्ट्री है वहां पर लगने का काम हुआ, तो जिसके कारण है वो जाकर के औद्योगिक दृष्टि से वह राष्ट्र मजबूत हुआ, तो वह राष्ट्र एक विकास यात्रा में है वो लगा हुआ है। जबकि पुराने राष्ट्र हैं वो परंपरागत दृष्टि से विकास में लगे हुए हैं, उनके पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक तरीके से वे पुराने घोंगे की चाल में चल रहे हैं। क्या बात थी इस पैराग्राफ में? बात गोल्ड रश की थी कि साहब अमेरिका में है वो एक भनक लगी कि साहब वहाँ पर सोना है वो धरती के नीचे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित हुआ, रेलवे लाइन बिछाने का है वो काम पूरा हुआ, ताकि क्या है कि सोना है वो धरती से निकलेगा तो और भी विकास करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री है वो स्थापित होगी, अधिक पैसा है वो प्राप्त होगा। उसकी दिशा उसके कारण है वो असंख्य यूरोप के लोग अपनी रातों रात भाग्य संवारने को है वो अमेरिका की तरफ दौड़े। वह रेलवे लाइन का है वो काम हुआ, असंख्य चीनी श्रमिकों को है लगाए गए, चीन से है वो मजदूर मिल जाते थे सस्ते, यहाँ से है वो मजदूरों को एक तरह से ले जाने का काम हुआ, और वहाँ जाकर के रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ। तो कनाडा ने भी है वो 1885 में रेल लाइन है वो पूरी करने का काम किया। और एक एंड्रयू कार्नेगी का जो स्टेटमेंट है उसने कहा कि साहब पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से चल रहे हैं, जबकि जो नवीन राष्ट्र हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं, नवीन राष्ट्र हैं वो एक तरह से एक्सप्रेस की तरह है वो गति कर रहे हैं, एक्सप्रेस की तेजी से वो दौड़ रहे हैं, इतना जल्दी विकास कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों ही जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था, जबकि 1890 में वह दुनिया का अग्रणी औद्योगिक देश बन चुका। तो कहा गया कि संयुक्त राज्य और अमेरिका दोनों में है वो उद्योग स्थापित हुए, दोनों में इंडस्ट्री है वो स्थापित होने का काम है वो किया। तो यहाँ पर यह भी देखा कि जहाँ 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र विकसित नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही जाकर के 1890 में है वो एक विकसित अवस्था में होने का काम है वो किया, और वहाँ पर भारी भरकम उद्योग हैं वो स्थापित हुए। तो ये अमेरिका की एक स्थिति है वो बताएगी किस तरह से अमेरिका ने विकास है वो किया। और आज अमेरिका विश्व का विकसित देश है, अमेरिका है, कनाडा है, ये विश्व के विकसित देशों में शुमार है, जिनके पास भारी भरकम संसाधन है, भारी भरकम है वो टेक्नोलॉजी है, और इस तरह से उन्होंने विकास क्रम को हासिल किया। जबकि भारत अभी भी हम विकासशील देश में अभी हम विकास कर रहे हैं। फिर बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की, कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट की बात करेंगे। तो कहा है कि आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। तो कहा कि जो लोकतांत्रिक भावना के नारे के साथ वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए और कहा कि हम डेमोक्रेसी कायम करेंगे, हम लोगों को अधिकार देंगे, हम किसी भी तरह की तानाशाही जैसी व्यवस्थाओं को महत्व नहीं देते, तो वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात जो तंत्र था उसके खिलाफ अमेरिका में है वो जोरदार तरीके से उनके विरोध में प्रतिक्रिया हुई कि हम है वो किसी भी तरह से पुराने अभिजातीय व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते, राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते, बल्कि किसको स्वीकार करेंगे, लोकतंत्र को है वो स्वीकार करेंगे। और लोकतंत्र यानी एक तरह से जनता का है वो शासन होता है, जनता का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र होता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। और ये भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को भी है वो शामिल किया गया, जिससे रद्द करने की छूट है वो राज्यों को नहीं दी थी। तो ये एक बात डेमोक्रेसी की आई कि वहाँ पर नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिए गए और कहा कि किसी भी तरह की है
वो राजशाही व्यवस्थाओं जैसे मूल्यों को हम महत्व नहीं देते और नागरिकों को संपत्ति का भी है वो एक तरह से अधिकार देते हैं, जिसको रद्द करने की राज्य को भी छूट नहीं है कि राज्य नागरिकों के संपत्ति में है वो किसी भी तरह की कटौती नहीं कर सकता। नागरिकों का अपना अधिकार है कि वे अपने अच्छी तरह से संपत्ति को है वो हासिल करे, संपत्ति को प्राप्त करे, संपत्ति के लिए है वो दिन रात मेहनत करे, तो राज्य उनसे संपत्ति नहीं लेगा। जैसे हमारे भी मूल अधिकार है वो संपत्ति का रहा के साथ नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है। बाद में आगे जाकर उसको हटा दिया गया कि राज्य है वो संपत्ति किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई कारण होगा तो ही लेगा, अन्यथा राज्य किसी की कोई संपत्ति नहीं ले सकता। जैसे कि मेरे पास संपत्ति है, मकान है, घर है, जमीन है, जायदाद है, तो राज्य मुझसे डायरेक्ट नहीं छीन सकता क्योंकि मेरा भी अपना अधिकार है, तो उस पर्पज से नहीं खरीद सकता। हाँ, यदि मैंने अवैध तरीके से हासिल किया है, मैंने चोरी से, टैक्स चोरी से किया है, तो राज्य मेरे ऊपर कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। तो हमारे भी यहाँ पर है उस व्यवस्था को है वो अपनाने का एक काम है वो किया गया, तो उसकी बात की गई। लेकिन लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का जो अधिकार है, दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। बड़ी बात यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों बात आई है, ये शब्द कि कहा गया है कि लोकतांत्रिक ये जो अधिकार दिया गया, जो संपत्ति रखने का या फिर है वो वोट देने का, एक तो वोट देने का और संपत्ति रखने का, संपत्ति रखने का, ये जो अधिकार दिया गया, ये जो अधिकार है वो दिया गया है वो गोरे लोगों को दिया। दो तरह के लोग थे, श्वेत गोरे, अश्वेत काले। इन लोगों को कोई अधिकार है वो नहीं था, बल्कि केवल और केवल इनको दिया गया। तब वहां असमानता की स्थिति है वो हुई और आगे जाकर बड़ा आंदोलन भी है वो हुआ, जैसा मैंने रोजा पार्क्स का आपको बताया था। एक कनाडाई मूल के निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान दिया खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर है वो किया था, और इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्र उन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। बड़ी बात यहाँ पर एक बात ये निकल कर आई कि एक डेनियल पॉल का नाम आया और उन्होंने कहा कि 2000 2000 अभी यानी तकरीबन आप मान के चलो 21 साल पहले की बात है कि डेनियल पॉल ने एक है वो ध्यान खींचा सामने कि अमेरिकी और जो फ्रांसीसी स्वाधीनता आंदोलन हुआ उसमें एक व्यक्ति का नाम लिया थॉमस पाइन का कि इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था इंडियंस। इंडियंस का मतलब भारतीय नहीं है, इंडियंस का मतलब मूल निवासी है। इंडियंस का मतलब क्या है, तो इंडियंस जो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है इंडियंस, इंडियंस का मतलब होता है मूल निवासी। तो मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया कि इन मूल निवासियों ने, अमेरिका के मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध लंबे आंदोलन में है वो बीज बोए थे लोकतंत्र उन्मुखी कि लोकतंत्र की स्थापना करो। इस हेतु यूरोपीय लोगों के विरुद्ध इन इंडियंस ने आंदोलन किया। तो एक तरह से ये बात की गई कि साहब ये जो अश्वेत लोग हैं यही इंडियंस लोग हैं एक तरह के, और ये मूल निवासी है वो लोग रहे, और इन्होंने भी है वो एक तरह से वोट, संपत्ति का अधिकार, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इस हेतु आंदोलन तो इन लोगों ने भी किया था, तो फिर आपने इनको है वो अधिकार क्यों नहीं दिया? तो इस हेतु बड़ी एक असमानता की स्थिति है वो यूरोप यूएसए में भी है वो खड़ी है कि जहां मूल निवासी रहे, जो अश्वेत इंडियंस रहे, उनको अभी भी है वो इतना हक प्राप्त नहीं है और केवल गोरों को था। अब तो खैर जाकर के बड़ा जो मूवमेंट हुआ 1955 में, उसके बाद में जाकर इस असमानता को खत्म किया गया और कहा गया कि साहब श्वेत और अश्वेत सभी समान होंगे। तो ये एक स्थिति आई अमेरिका में। फिर है वो बदलाव की लहर की बात की गई, साहब किस तरह से है वो नई तरीके से एक परिवर्तन का दौर है वो अमेरिका के अंतर्गत आता है। देखिए उसको 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और
कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक जिसका नाम है लेवाइस मेरियम के निर्देश में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा दारुण है वो चित्रण प्रस्तुत किया गया। तो एक स्थिति को है वो बताया जा रहा है साहब किस तरह से स्थिति है, वो मूल निवासियों की भी एक उस स्थिति में है वो मूल निवासी रहे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता को है वो प्रभावित करने का काम 1928 की मंदी ने किया। 1928 की मंदी आई और इस आर्थिक मंदी ने एक तरह से है वो लताड़ कर रखा, कई देश है वो बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, खाद्यान्न वस्तुओं की है वो कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और एक किल्लत का दौर है वो इस समय देखा गया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया और उसके बाद में जाकर आर्थिक जो बदहाली हुई तो जिसके कारण आर्थिक मंदी हुई और इस आर्थिक मंदी ने है वो एक गंभीर परिवर्तन है वो सामने प्रस्तुत किया, जिसमें एक समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम का है वो एक सर्वेक्षण था, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में जो मूल निवासी रहे थे उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था जो बिगड़ी है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो एक तरह से मूल निवासी लोग थे उनकी हालात खस्ता इस आर्थिक मंदी के दौर में रही और गंभीर परिवर्तन की मांग है वो इस समय जाकर के की कि यदि नहीं हुआ तो ये समुदाय है वो पतन की ओर है वो चले जाएंगे। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, तो ये बाद में जाकर एक स्थिति है वो हुई और इस एक्ट के तहत है वो जाकर इन जो मूल निवासी है इनको जाकर हक दिया कि इनको जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार है वो मिलेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आई। 1928 की मंदी की है वो इसमें बात की गई साहब किस तरह से मंदी ने है वो इन लोगों को प्रभावित करने का काम किया, तो बाद में रिजर्वेशन एक्ट में हमें संशोधन करके इनको हक देना पड़ा, नहीं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पिछड़ जाएंगे कि इनको कभी भी हम साथ में नहीं ले सकते। 1950 और 60 के दशक में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए है वो विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बासिंदे ऐसा है वो नहीं चाहते थे। और 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य की नागरिकता को स्वीकार किया कि उनके रिजर्वेशन है वो वापस नहीं लिए जाएंगे, उनको परंपराओं में है वो बेदखलंदाजी नहीं की जाएगी और कुछ ऐसी ही चीजें हैं वो कनाडा में भी हुई। और 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासियों के अधिकारियों को मान्यता नहीं है वो देगी और मूल निवासियों ने है वो संगठित तरीके से इसका विरोध है वो किया, धरना प्रदर्शन, तो बाद में जाकर के उनको राइट्स है वो एक तरीके से देने पड़े। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बड़ी आई, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट, जिसमें नागरिकता स्वीकार कि उनके रिजर्वेशन वापस है वो नहीं लिए जाएंगे और उनको परंपराओं से दखल नहीं किया जाएगा, किसको मूल निवासियों के लिए है वो बात की गई। और बाद में जब कनाडा ने है वो कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को हम मान्यता नहीं देंगे, तो जाकर वह आंदोलन हुआ कि नहीं आपको देना पड़ेगा और आखिर में जाकर कनाडा की सरकार को भी झुकना पड़ा और आदिवासी जो मूल निवासी थे उनको हक को है वो एक तरह से देना पड़ा। तो ये एक स्थिति है। ब्रिटिश राज के अधीन भारतीयों की भी है वो बात की गई कि मनमाने ढंग से इस पर कर लगाए गए और उन्हें बराबर है वो नहीं माना गया और तर्क ये दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयारी है वो नहीं है, प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। तो एक ब्रिटिश राज के अधीन भी था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, भारतीयों को है वो सेना में आप देखो कि एक तरह से सैनिक ही थे, जबकि बड़े अफसर भारतीय लोग नहीं थे, सेनापति है वो नहीं बनाए, भारतीयों को बनाए गए। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों के वाइस जो चांसलर है वो भारतीयों को नहीं बनाए गए थे एक तरीके से।
तो ये एक भारतीयों की स्थिति, उसमें भारतीयों को है वो सिविल सेवा में नहीं लिया गया, बड़ी पोस्टें आईएएस के एग्जाम होते हैं उसमें भारतीयों को नहीं लिया गया। तो यहाँ भारतीयों ने भी है वो एक तरह से कहा कि साहब भारतीयों के ऊपर मनमाने ढंग से कर लगाए गए, लेकिन उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो एक तरह से अंग्रेजों ने तर्क दिया कि अभी ये प्रतिनिधित्व की है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और अभी भारतीय भी उस स्थिति में नहीं है कि ये जिम्मेदारियों को ले सके। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रही। हम हक मांग रहे थे, उन्होंने हमें हक नहीं दिया और कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको हक दे। तो फिर आखिर में है वो कौन संस्था है, कौन व्यक्ति है। तो ये एक बड़ी स्थिति यहाँ पर आई कि यहाँ भी उन्होंने अपने शासन का काम किया, कॉलोनाइज करने का काम किया, और हक नागरिकों को नहीं दिया, वहाँ के मूल नागरिकों को हक नहीं दिया गया, हमें भारतीयों को भी नहीं दिया। तो वहाँ अमेरिका में भी यही स्थिति रही, अफ्रीका में भी यही रही, तो ऑस्ट्रेलिया की यही स्थिति रही। फिर एक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया और असमान माना गया कि यूरोपीय और ये दोनों भिन्न, इनको नागरिक रूप में कभी भी मान्यता नहीं दी गई। तर्क दिया कि ये पिछड़े हुए आदि मानव है और इनको कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं है, भविष्य के बारे में है वो न तो ज्यादा सोचते हैं न ही बचत करते हैं, उनके पास शहर भी नहीं। तो एक स्थिति यहाँ पर भी आई कि साहब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनको भी है वो एक तरह से असम्मान माना और कहा कि आप नागरिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या है, पिछड़े हुए आदि मानव, अभी तक स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं, जंगलों को जलाकर सिस्टमेटिक रूप से आपको कृषि करनी भी नहीं आती, आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, आप जंगलों में है वो गुजारा कर रहे हैं, तो फिर आपको नागरिकता है वो हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक तुष्टिकरण का कार्य किया। फिर एक है वो अमेरिका में अफ्रीकी मूल के जो दास है उनके साथ में भी बुरा बर्ताव हुआ और कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हैं, इनको बराबर नहीं मानना। और अंग्रेजों ने तर्क दिया कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है और काले लोग निकृष्ट हैं। बड़ी दुर्दांत बात यहाँ पर भी कही। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ये वंचित है, इनको बराबर नहीं माना जा सकता। किसको? अफ्रीका जो मूल थे दास है उनको कहा गया, और कहा गया कि अफ्रीका में तो दास प्रथा सामाजिक हिस्सा है, यहाँ तो दास प्रथा हमारे आने से ऑलरेडी प्रचलन में थी, तो फिर हम है वो काले लोगों को निकृष्ट मानते हैं, काले लोग है वो अच्छी श्रेणी का नहीं है, इनको है वो बराबरी का हक नहीं दिया जा सकता। किसने तर्क दिया? ये यूरोपीय ने, विशेषकर ब्रिटिशर्स की है वो ये काम था। ब्रिटेन के लोग जो उपनिवेश बसाए उन लोगों ने ये तर्क दिया, भारतीयों के प्रति दिया गया कि आपको प्रतिनिधित्व है वो देने की स्थिति में नहीं है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रति कहा कि आप तो आदि मानव है, अभी भी कृषि कर रहे हैं। और अफ्रीका जो मूल के लोग थे अमेरिका में, अफ्रीका मूल के, उनको कहा था कि आप तो निकृष्ट हैं, काले श्रेणी के लोग हैं, और काले श्रेणी के लोग हैं, इनको हक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग इनके है वो एक विचार थे नागरिकों के प्रति, मूल निवासियों के प्रति ब्रिटिशर्स के। आगे ऑस्ट्रेलिया में है वो हम आगे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा रहा है और शुरुआती मनुष्य या आदि मानव जिन्हें है वो एबोरिजिनीज कहते हैं, एबोरिजिनीज कहते हैं, यहाँ कई भिन्न भिन्न है वो समाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का लंबा इतिहास रहा है और ऑस्ट्रेलिया में लोग है वो लंबे समय तक रहते हैं, भिन्न भिन्न समाज के भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, जिसको एबोरिजिनीज है वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में लोगों को। ऑस्ट्रेलिया में है वो 40,000 साल पहले आने हैं वो लोग शुरू हुए और संभवत उससे पहले भी थे। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से भी जुड़े और न्यू गिनी से ये लोग आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा यहीं से थे और बीती सदियां स्वपन काल कही जाती हैं। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए है वो मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का है वो अंतर धुंधला होता जाता। बड़ी बात यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार, उनका कथन है कि 40,000 साल पहले है वो हुए, शायद यहाँ से है वो लोग आए। और कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के साथ भू सेतु रूप से जुड़ा हुआ कौन? न्यू गिनी जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया कि मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए, बल्कि वहीं के थे। ऑस्ट्रेलिया में कहीं से लोग आए नहीं थे, बल्कि परंपरागत रूप से ही वे लोग रह रहे थे। इसलिए कहा कि बीती हुई सदियां हैं वो एक सोपन काल है। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कहीं से आए थे, कहीं से रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीता हुआ समय और ये सोपन काल है, उसको आप भूल जाओ, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वर्तमान और जो अतीत का अंतर है वो काफ़ी धुंधला होता
जा रहे हैं, इससे कोई बात हासिल है वो होने वाली नहीं है कि आप कहाँ से आए और कहाँ रह रहे हो और क्या स्थिति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप असभ्य हैं, इसलिए हम है वो सभ्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। ऐसा ब्रिटिशर्स का, ऐसा है वो जो इन यूरोपीय कॉलोनाइज देश थे, इनका एक तर्क यहाँ पर था। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिवास के पुराने साक्ष्य मिलते हैं, लंबे समय तक है वो यहाँ पर लोग रह रहे थे। और जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने एक तरह से इनको भी है वो कहा कि आप हैं वो आदिम श्रेणी के लोग हैं और हम सभ्य लोग, और सभ्य लोग क्या करेंगे, असभ्य लोगों पर शासन करेंगे, असभ्य लोगों के ऊपर है वो व्यवस्था चलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई थी और आज भी वहाँ ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ बसे हुए, और जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे, क्योंकि बीच का इलाका है वो शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचना, यूरोपीय लोग कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, तो 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को है वो देखा था, और 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम है वो तस्मानिया रखा। तो ऑस्ट्रेलिया को पहले 1606 में किसने देखा, डच लोगों ने देखा। किसने देखा भाई, 1606 में है वो डच लोगों ने देखा। और फिर तास्मान इस टापू पर है वो पहुंचा और इसका नाम क्या दिया, तस्मानिया है वो दिया। 1770 में जेम्स कुक है वो बाटने की खाड़ी पहुंचा, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। और 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती है वो बनाई, और जिसमें सिडनी शहर की स्थापना हुई 1788 में। ये ऑस्ट्रेलिया आपके, ये न्यू साउथ वेल्स है, इसका है वो नाम दिया गया, तस्मानिया दिया गया। ये न्यूजीलैंड है वो, यहाँ पर क्रिकेट टीम है आपको पता हो तो। ये प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा, ये हिंद महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश भी है वो के रूप में भी है। तो महाद्वीप के साथ देश भी है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये एडिलेड है, ये मेलबर्न है, और ये सिडनी है, ये कैनबरा है। तो ये सिडनी की स्थापना है वो जाकर के होती है, ये पर्थ है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई और सिडनी की स्थापना की, और जेम्स कुक ने है वो न्यू वेल्स जाकर इसका नामकरण है वो न्यू साउथ वेल्स है वो किया। तो ये जेम्स कुक ने किया। सिडनी के इलाके का वर्णन 1790 में तो कहा गया है कि सब ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से व्यस्त किया। हजारों भूखे मुखों के आने से जिनके पीछे सैकड़ों आए और स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा, उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति है वो विचित्र हिंसक बर्ताव समझने से परे था। नव आगंतुक बिना वजह से पेड़ों को काटते थे और बिना वजह इसलिए जान पड़ता कि उन्हें है वो डोंगी बनानी पड़ती थी। जंगली शहद इकट्ठा करना पड़ता था, जानवर है वो पकड़ने पड़ते थे, और पत्थरों को हटाकर चट्टा भी है वो लगा दिया गया। मिट्टी खोदकर आकार देकर पकाया गया, जमीन में गड्ढे बनाए, भारी भरकम इमारतें तैयार की गई। पहले उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि से की। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और ये खतरनाक धंधा था जिससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बाद तक दारू को उन बस्तियों से बचकर है वो रहने लगे और राज की अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। तो ये एक तरह से बात है वो कहा गया है, सिडनी के इलाके का वर्णन किया गया है कि किस तरह से यहाँ पर यूरोपीय लोग आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी है वो एक तरह से बिछाने का काम किया, और वहाँ के जो लोग हैं बासिंदे उनको एक तरह से गौण है वो किया गया। आगे देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया के विकास के खंड को दिया गया है कि 1850 में ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिला। 1851 में चीनी कुलियों का अप्रवास हुआ, कुली है वो यहाँ पर आई, माल ढोने का काम करते। 1851 में कानून बनाकर इनको रोका गया। 1851 से 61 में गोल्ड रश यानी सोने की खोज का काम आरंभ हुआ। 1901 में 6 राज्यों को लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ। 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई
और 1948-75 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे। तो ये कुछ एक तिथियां हैं, तो पूरी तिथि आपको याद रखने की नीड नहीं है, कुछ है गोल्ड रश के लिए याद रखना। तो ये एक स्थिति आई। अब ऑस्ट्रेलिया में है वो बदलाव की कुछ बात की गई, किस तरह से बदलाव की लहर एक आई उसको देख लीजिए। 1968 में एक मानव शास्त्री हुए थे WEH स्टेनर के नए व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ी और उनके व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, एक महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, जो किसका है? WEH स्टेनर की एक व्याख्यान है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, एक महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी और 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ भी है वो मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जगी थी। उन्हें मानव शास्त्र जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में भी प्रकृति और जलवायु को है वो समझने की विशिष्ट पद्धति के रूप में समझता था। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी चित्रकारी हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था और वह भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। और इस सब की जरूरत में वह सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड ने अपने प्रभावशाली पुस्तक व्हाई वांट वी टोल्ड, हमने बताया क्यों नहीं, में सामने रखा। और इस किताब में ऑस्ट्रेलिया इतिहास के लेखन की ढेरों सारी भर्त्सना की गई, जिसमें कैप्टन कुक की खोज को भी है, कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ एक जो बड़ी बात आई है, एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, तो इन्होंने स्टेनर ने एक बड़ी है वो बात कही कि साहब एक तरह से इतिहासकारों की बड़ी चुप्पी रही और इतिहासकारों ने मूल निवासियों के ऊपर है वो चुप्पी साधी, मूल निवासियों के ऊपर इतिहासकारों ने है वो कुछ लिखा भी नहीं और नहीं लिखने का भी उन्होंने कारण बताया कि ये एक तरह से जो इतिहासकारों का है वो संकीर्ण दृष्टिकोण है कि वह मूल निवासियों को समेट क्यों नहीं पाए। आप मूल निवासियों के बारे में क्यों नहीं लिखा? मूल निवासियों के बारे में यूरोपीय कॉलोनाइज समय के अंतर्गत यूरोपीय उपनिवेश समय में किस तरह से उनके ऊपर कहर ढाया गया, उन बात का जिक्र किसी भी इतिहासकार ने है वो नहीं किया। और उसके बाद में है वो इतिहासकारों में भी एक चाहत जगी कि हमें जो मूल निवासियों के बारे में है वो अध्ययन करना चाहिए, मूल निवासियों की क्या दुर्दशा रही उसको है वो अध्ययन को उन्होंने महत्व दिया। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर भी आई। तो हेनरी रेनॉल्ड्स ने भी इस बात को है वो मजबूती से उठाने का काम किया। 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति थी, यानी बहुत सी संस्कृतियों का है वो समूह रहा ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग संस्कृति के लोग वहाँ पर भी रहते थे, समुदाय जो एक तरह से मूल निवासी जनजातियाँ थी वो रहती थी, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियाँ और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति की संस्कृतियों के समान आदर दिया जाता है। 1970 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा तो ऑस्ट्रेलियाई जनता को भी है वो एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र है वो तैयार नहीं किया गया। तो ये एक स्थिति आई कि साहब ऑस्ट्रेलिया भी बहुत संस्कृतिवाद करा हुआ, अलग अलग संस्कृतियों के है वो लोग रहे। और फिर है वो कहा गया कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अस्तित्व में आने का है वो काम करती है 1970 में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ वो बनता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो इसमें है वो यूरोपीय जो उपनिवेश के दौर की बातों को उठाया गया कि किस तरह से उपनिवेश के दौर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, किस तरह से इन राष्ट्रों ने, उपनिवेशवादी देशों ने एक तरह से यहाँ के लोगों की संस्कृति मूल्य को प्रभावित किया। तो उस पर बात हुई। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी है वो एक तरह से देखा कि शायद हमारे भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, उसके बारे में भी कोई समझौता पत्र है वो तैयार होगा। और उन यूरोपीय देशों ने जिसने है वो हमारे ऊपर उपनिवेश स्थापित किया, कहर ढाए मूल निवासियों के साथ है वो दोहम दर्जा का बर्ताव हुआ, उस पर भी कुछ है वो कहा जाएगा, लेकिन कोई भी तैयार घोषणा पत्र में बात नहीं कही गई। तो ये एक स्थिति मूल निवासियों की निकल कर आई। 1974 में है
1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा और एशियाई अप्रवासियों को भी है वह इजाज़त है वो दे दी गई कि आप भी है वो जा सकते हैं। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा मोबो केस में टेरा न्यूक्लियस की कानूनी अवैधता की घोषणा की और 1770 से पहले की जमीन पर मूल निवासियों को दावा का कि भाई 1970 में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट का डिसीजन आया और उसमें कहा कि मूल निवासियों की जो पहले ज़मीनें छीन ली गई उनको वापस से वो ज़मीन देने का काम किया जाए। फिर 1935 में आदिवासी और टॉरर स्टेट टापुवासी बच्चों को भी उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच बिठाई गई और कहा कि वास्तव में बच्चों को अलग करना गलत निर्णय था। 1999 में कहा गया कि 1820 से लेकर 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ी नामों के तौर पर है वो राष्ट्रीय क्षमा याचना है दिवस मनाया जाए। तो ये नेशन सॉरी डे 26 मई को मनाया जाए ताकि 1820 से लेकर के जो 1970 तक जो लोग यहाँ से गुम हुए, जो लापता हुए, उनके लिए है माफ़ी मांगी जाए। तो उसके लिए 26 मई को है वो ए नेशन सॉरी डे मनाया जाता है, माफ़ीनामा दिवस मनाया जाता है। तो माफ़ी राष्ट्रीय क्षमा याचना डे है वो मनाया जाता है कि हम क्षमा है वो चाहते हैं। यूरोपियन कॉलोनाइज ने ये काम किया था उस समय। तो ये तो हमारी एक मूल निवासियों की समस्या की है वो बात हो गई थी। क्या बात थी? बात ये थी कि यूरोपीय लोग आए, उन क्षेत्र में आए जो एक तरह से पहले दुनिया से अलग थलग थी। वे उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पर है वो यूरोपीय लोग आए, अपनी कॉलोनी है वो बिछाने का काम किया और बाद में यहाँ अपने उपनिवेश बसाई। तो जो वहाँ लोग रह रहे थे उनके मूल्य, रीति रिवाज, संस्कृति को प्रभावित करने का काम किया और उनको कटघरे में खड़ा किया। तो आगे जा कर के है वो उन लोगों ने विद्रोह उनके विरोध में खड़े हुए तो आखिर में उनको छोड़ना पड़ा। तो ये एक स्थिति है वो उपनिवेशी दौर की रही। हम भी है वो अंग्रेजों के उपनिवेश रहे और ब्रिटिश राज ने तो हर जगह उपनिवेश स्थापित है वो किया। दुनिया में लगभग हर जगह अंग्रेजों का अपना है वो उपनिवेश हर देश रहा। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ब्रिटिश राज का झंडा है वो कभी भी झुकता नहीं। लेकिन बाद में है वो ब्रिटिश राज का सूर्य ऐसा अस्त हुआ कि आज ब्रिटेन है वो पतन के दौर पर है वो चल रहा है। तो ये एक उपनिवेश की कहानी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।